हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज जो कि है रेडार एंड सोनार। इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपके साथ कई सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। मैं रेडार का मीनिंग, सोनार का मीनिंग क्या है, रेडार के एप्लीकेशंस और सोनार के एप्लीकेशन जो है उन सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस 3 लेक्चर सीरीज के अंदर कई सारे पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे। पूरी लेक्चर सीरीज को इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये वाला रहेगा, सबसे टॉप वाला। उसके बाद सेकंड सेक्शन थोड़ा सबसे बड़ा होने जा रहा है और उसके बाद फाइनली वी हैव थर्ड वन। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट कवर होंगे इन ईच पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर वेव का क्या मतलब है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप रेडार की बात करते हो या फिर सोनार की बात करते हो तो कई सारे वर्ड आपके सामने आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें आखिर है क्या? साउंड, अल्ट्रासाउंड, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव। इसके अलावा वेव को समझने के अलावा वेव की जब भी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात होती है। ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का आइडिया है तो आपके लिए एलिमिनेशन करना किसी भी क्वेश्चन के अंदर या थोड़ा लॉजिक लगाना संभव हो पाता है, ठीक है? इसके अलावा मैं पार्ट 1 के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है और क्या चीज़ है जिनका यूज़ होने वाला है रडार के अंदर, उन सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा यानी कि अगला लेक्चर, उसके अंदर वो थोड़ा-सा बड़ा लेक्चर रहेगा, उसमें कई सारे पॉइंट कवर होंगे। रडार का मतलब क्या है वो उसमें डिस्कस होगा। टाइप्स ऑफ रडार के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंटीन्यूअस एंड पल्स रडार, उनका वर्किंग प्रिंसिपल आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आरसीएस, आरसीएस का मतलब होता है रडार क्रॉस सेक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रडार को डिटेक्टेबल है या नहीं है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की साइज पर, शेप पर, उसका किस मटेरियल से वो बनी हुई है, किस तरीके का पेंट किया हुआ है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। उन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। यू हर्ड अबाउट द स्टेल टेक्नोलॉजी, जब भी आप फाइटर प्लेन को पढ़ते हैं तो स्टेल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आरसीएस को कम करना। रडार का जो रडार क्रॉस सेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे कम कम से कम करना जिससे कि वो डिटेक्ट ना हो। उस पॉइंट के बारे में भी बातचीत मैं आपके साथ करूंगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली यू हर्ड अबाउट द मिशन मौसम, उसकी वजह से वेदर रडार पिक्चर में आ चुके हैं। वेदर रडार एक टाइप का डॉपलर रडार ही है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं डॉपलर रडार के, वो सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आप सभी ने निसार और सार के बारे में सुना होगा, सिंथेटिक अपर्चर रडार, और निसार का मतलब होता है नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार सैटेलाइट जो कि मार्च अभी 25 के अंदर लॉन्च होने वाली है। क्या है ये सिंथेटिक अपर्चर रडार? क्या इसके स्पेशल फीचर हैं? क्या इसके एप्लीकेशंस हैं? वो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे और उसके अलावा रडार के जो एप्लीकेशंस हैं वो पार्ट 2 के अंदर कवर होंगे। पार्ट 3 के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोनार क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इको साउंडर्स क्या होते हैं, फिश फाइंडर्स क्या होते हैं, एक्टिव सोनार क्या होता है, पैसिव क्या होता है और क्या एप्लीकेशंस होते हैं सोनार के, वो सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और इन सेक्शंस के साथ यूपीएससी के जो पीवाईक्यू जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेव को समझना। आखिर वेव है क्या? वेव को जब भी आप सुनते हो, हिंदी में से तरंग कहते हैं, तो वेव का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे कि इस डायग्राम को ही देखिए, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको एक तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? पैटर्न, पैटर्न, या आप इसको वाइब्रेशन बोल लीजिए या आप इसको डिस्टर्बेंसेस बोल लीजिए, कई सारे नाम से आप जान सकते हैं। सो वेव इज व्हाट? रिपीटिंग डिस्टर्बेंसेस और अ वाइब्रेशन और अ पैटर्न और ऑसिलेशन। और इन सब की हेल्प से वेव करता क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। और यही बन जाती है डेफिनेशन वेव की। अब बात करते हैं वेव के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। अब जैसे इस वेव को ही देख लीजिए, ये एक साइनसोइडल वेव आपके सामने देखने को मिल रही है। इस वेव के अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, यहां से लेके जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको जनरली वेव में बोला जाता है क्रेस्ट, हिंदी में उसे शिखर बोलते हैं, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे बोलते हो आप ट्रॉफ, यानी कि उसे गर्त बोला जाता है। तो मान लीजिए वेव यहां से शुरू हुई, हाईएस्ट पॉइंट से, हाईएस्ट पॉइंट से शुरू होने के बाद वेव ने मूव करना चालू किया और वो लोएस्ट पॉइंट की तरफ गई, फिर लोएस्ट पॉइंट से वापस हाईएस्ट पॉइंट की तरफ वेव मूव करी। ये पूरा एक पैटर्न बना, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये जो कंप्लीट साइकिल है वेव की, इसे ही बोला जाता है वेव साइकिल। वेव साइकिल का मतलब आप समझ चुके हो।
जहां से वेव ने अपने आप को स्टार्ट किया उसी पैटर्न पर वापस लौट के आना। मान लीजिए अगर कोई वेव यहां से स्टार्ट हुई तो पूरा हाईएस्ट पीक तक जाना, फिर वापस इस पॉइंट तक आना, फिर लोएस्ट पीक तक जाना और वापस से इस पॉइंट तक आना। तो ये जो पार्ट हो गया ये पूरा का पूरा एक वेव साइकिल हो गया। अगर हाईएस्ट पॉइंट से चालू किया तो वापस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, लोएस्ट पॉइंट से चालू किया तो वापस लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचना। ये जो कंप्लीट साइकिल होती है वेव की, इसे बोला जाता है वेव साइकिल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर कि अच्छा ये तो हो गया वेव साइकिल। तो आखिर ये फ्रीक्वेंसी क्या है किसी वेव की? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने वेव साइकिल रिपीट हुए इन अ सेकंड। जैसे मान लीजिए यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का टाइम है वो है 1 सेकंड। अब हम देखते हैं 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वेव ने अपनी साइकिल को रिपीट किया। तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पर आप पहुंचे, यानी हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गई, फिर आप वापस आएंगे और दूसरी साइकिल यहां पर कंप्लीट हो गई, फिर आप वापस आएंगे ट्रॉफ की तरफ और यहां तक आते आते 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गई। यानी इस वेव ने 3 वेव साइकिल को कंप्लीट किया इन अ सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या बन गई? इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई 3 हर्ट्ज। जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझ में आया। इन अ सेकंड हाउ मच वेव साइकिल वी हैव। वेव साइकिल का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अ कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कितनी बार ऑसिलेट किया वेव ने इन अ सेकंड, उसी को बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आपको इस केस में देखने को मिल रहा है, 3 टाइम्स हमें ऑसिलेशन देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं वेव लेंथ क्या है आखिर। वेव की लेंथ क्या चीज है? ये वेव लेंथ तो आप देखिए किन्हीं भी दो पॉइंट को उठा लीजिए, जैसे कि क्रेस्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया या ट्रॉफ को आपने सिलेक्ट कर लिया, यानी आपने शिखर को या तो चुन लिया या आपने गर्त को चुन लिया। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ बोला जाता है। या ट्रॉफ टू ट्रॉफ यानी गर्त से गर्त तक का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो यहां पर आपके सामने जो सिंबल देखने को मिल रहा है, सिंबल को बोला जाता है लैम्डा। ठीक है ना? और जो यूनिट होती है वेवलेंथ की वो होती है मीटर। मीटर के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना आप। तो वेवलेंथ का मतलब हो गया कि वेव ने अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में, वेव ने अपनी पूरी वेव साइकिल को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया। और वेव साइकिल का मतलब आप समझते हैं, क्रैश टू क्रैश या ट्रफ टू ट्रफ, या किसी भी पॉइंट से चालू करने के बाद वैसे ही पॉइंट पर वापस आना और उस प्रोसेस में वो क्रेस्ट और ट्रफ से होते हुए गुजरे। तो ये जो डिस्टेंस हुई, इस डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ। तो आई होप यहां पे आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैंने यहां पर आपके साथ क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे। सबसे पहले मैंने आपको बताया वेव के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया वेव साइकिल के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया वेव लेंथ के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब चलिए कुछ और पॉइंट को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है जब भी आप एनर्जी की बात करते हो, क्योंकि वेव में क्या हो रहा है, वेव को देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो होता है एनर्जी इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, एच एफ। यहां पर जो एफ है वो क्या है? एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, अगर ये एफ बढ़ता है इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है, दे हैव मोर एनर्जी कंपेयर टू दी लोअर फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है ना? जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनके कंपैरेटिव में जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जिन वेव्स की, वो ज्यादा एनर्जी को कैरी करती हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब आप ऐसे भी समझिए ना, जब एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वाइब्रेशन ज्यादा है पर सेकंड। वाइब्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो दैट मींस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो सारी चीज आपको देखने को मिल रही है। तो एक रिलेशन आपको देखने को मिला, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आखिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लैम्डा, इनके बीच का क्या रिलेशन है? देखिए इस इमेज को देखिए ध्यान से। अगर मैं पहली वाली फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज, इन दोनों को अगर देखा जाए, फर्स्ट की बात की जाए, फर्स्ट और सेकंड का अगर कंपेयर की जाए ऑन द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए ये वो टाइम है, यहां से लेके और यहां तक का जो टाइम है वो है आपका 1 सेकंड। ठीक है ना? इस केस के अंदर यहां से लेके और यहां तक का जो टाइम है वो है आपका 1 सेकंड। तो आप देखिए 1 सेकंड के अंदर जो फर्स्ट नंबर की वेव है उसने कितनी बार अपनी वेव साइकिल्स को रिपीट किया। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, उसके बाद उसने मूव करना चालू किया और यहां के उसने अपनी 1 वेव साइकिल को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसने इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आके उसने अपनी
2 वेव साइकिल्स को कंप्लीट कर लिया। यानी इसके अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां मुझे फ्रीक्वेंसी क्या देखने को मिली, 2 हर्ट्ज। 2 बार वेव ने 1 सेकंड में अपने आप को रिपीट किया, अपने पैटर्न को। जब आप इसी को देखें, इसको देखिए 1 सेकंड के अंदर इसने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया इसके वेव साइकिल ने। तो यहां से स्टार्ट हुआ, पहला यहां कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा पार्ट यहां कंप्लीट हो गया, तीसरा पार्ट यहां कंप्लीट हो गया और उसके बाद फोर्थ यहां पर कंप्लीट हो गया। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिली वो कितनी देखने को मिली, 4 हर्ट्ज। यानी 4 बार वेव ने अपने आप को रिपीट किया इन 1 सेकंड। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट वाली वेव है उसको बोला जाएगा लो फ्रीक्वेंसी और सेकंड वाली वेव को बोला जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी वेव और सिग्नल। ठीक है ना? अब इनकी वेवलेंथ को देखिए। जब आप यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट वाले केस में, तो आप वेवलेंथ को देखिए, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट केस के अंदर, और सेकंड केस के अंदर देखिए आप क्रेस्ट से क्रेस्ट की जो डिस्टेंस है सेकंड केस, तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है जिस सिग्नल की, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी लो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग हो जाती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक चलने का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और जितनी कम होगी वहां पर आपको डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी वेवलेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर समझ में आ गया। ठीक है ना? तो ये जो मैंने आपके सामने अभी तक डिस्कस किया वही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। जब वेव की बात की जाती है, रिपीटिंग डिस्टर्बेंसेस, वाइब्रेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे एग्जांपल है। साउंड वेव, वो साउंड एनर्जी को लेके जा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है? वाटर के अंदर क्रिएट होने वाली जो रिपल्स है, जो वेव्स है, वो वाटर को तो नहीं लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कई सारे एग्जांपल हैं जो कि आगे आने वाले टाइम पे आपके साथ में डिस्कस होते रहेंगे। वेव साइकिल के बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ वेव, जो जिस पॉइंट से चालू हुआ, क्रेस्ट से होते हुए, ट्रफ से होते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाए। जब मैंने आपसे बात करी फ्रीक्वेंसी की, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव साइकिल्स अ वेव हैव इन अ सेकंड, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है हर्ट्ज के अंदर, जो पॉइंट डिस्कस हो चुका है। ठीक है? उसके बाद वाला जो पॉइंट था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस करा, क्या रिलेशन है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, जो कि आपके सामने रहा। और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेवलेंथ को, जिसके हम रिलेशंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, अगर मैं वेवलेंथ को देखूं तो ये हो जाएगा सी बाई एफ, या फिर फ्रीक्वेंसी को देखूं तो हो जाएगा सी बाई लेमडा। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर जो सी देखने को मिल रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है? तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि आपको आने चाहिए एक वेव को लेकर। जब भी आप रेडार, सोनार या फिर लिडार, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पर बार बार वेव का जिक्र होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आपके लिए इन्हें समझना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि अब इसके बाद में पार्ट 2 के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा रेडार। तो रेडार को समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव का मतलब आप समझ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसे तोड़िए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब एक ऐसी वेव जो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेके जाती है। एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैरी एनर्जी डेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से, उनके ऑसिलेशन से एनर्जी मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरीके की वेव को क्या बोला जाता है, इस तरीके की वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अ वेव दैट कंसिस्ट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें भी कुछ और क्राइटेरिया भी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। देखिए क्या होते हैं, जैसे इस वाले फिगर को देखिए, यहां पर जो वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स। इस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही है। अब आप ध्यान से देखिए, ब्लू कलर का जो यहां पे ऑसिलेशन देखने को मिल रहा है और जो येलो कलर का ऑसिलेशन देखने को मिल रहा है। येलो कलर के ऑसिलेशन को देखिए, येलो कलर का ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। येलो कलर का ऑसिलेशन जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, इन वाई डायरेक्शन। और वहीं पर ब्लू कलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखिए, उनका ऑसिलेशन आपको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है आपको इन जेड डायरेक्शन। तो क्या क्या पॉइंट समझ में आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज कैरीड बाय, और एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है ईच अदर, ठीक है। जैसे वाई डायरेक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है और जेड डायरेक्शन के अंदर आपके मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन देखने को मिल रहा है। और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन जो वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन वेव आगे बढ़ रही है जो कि एक्स डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब आप और थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मीडियम मिल गया तो ठीक, अदरवाइज इट डज नॉट नीड अ मीडियम। अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड अ मीडियम। वो वैक्यूम के अंदर भी इजीली मूव कर सकती है और वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ना वैक्यूम, दैट इज 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि आप जनरली स्पीड ऑफ लाइट वेव से बोलते हैं। वही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे मीडियम आता जाएगा, जैसे एयर है वो एक मीडियम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है वैक्यूम से, वो 1.003 होता है। इसका मतलब उसकी स्पीड जो होगी एयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम, यानी सी से थोड़ा सा कम हो जाएगी। वाटर में और कम हो जाएगी, ग्लास के अंदर और कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज डिपेंड करती है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो ये पॉइंट कवर हो गए। अब उसके अलावा बात करते हैं व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ ईएम वेव और ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, हमने कई सारी कैटेगरीज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ब्रेक कर दिया। वो कैटेगरीज कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं आपको। नंबर 1 रेडियो वेव, देन वी हैव माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स-रेज एंड गामा रेज। तो यहां पर आपको देखने को मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिटेक्शन, किस तरीके से वो बन रही है, उत्पन्न हो रही है, किस तरीके से उन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये सारे क्राइटेरिया ही रहते हैं, ठीक है ना, कि किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, किसकी कितनी वेवलेंथ है, उसके बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू 7 कैटेगरी: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे एंड गामा रे। अब आप ध्यान से देखिए इनको भी, यहां पर आपको वाइब्रेशन देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप इस पैटर्न को देखिए, जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ पहुंच रहे हैं तो आपको वाइब्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दैट मींस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम फ्रॉम रेडियो टू गामा, हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली क्या होता है, वेवलेंथ। इसका मतलब गामा से जब आप इस डायरेक्शन में आओगे रेडियो की तरफ, गामा से जब आप रेडियो की तरफ आओगे तो वेव जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रेज की, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रेडियो की। लेकिन रेडियो की ज्यादा क्या होगी, रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी हमें। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करे इन अवर पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, जहां पे हमने डिस्कस किया वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वेव साइकिल क्या होती है, इन सारे पॉइंट्स को। अब यही सारे पॉइंट आपके काम में आने वाले हैं रेडार को समझने में, रेडार के एप्लीकेशंस को समझने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडार्स को समझने में, और सोनार को समझने में। तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होने वाले हैं उनमें इन बेसिक्स का यूज होगा। आई होप आपको हमारी सीरीज का जो पार्ट 1 है वो ठीक लगा होगा। तो दैट्स वाई इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पूरी सीरीज की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी जैसे ही आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। टेक केयर, बाय बाय।